जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में गणजातियां। इससे पहले अपन ने एक गणजाति के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, वो थे मालव गणजाति। आज अपन जिस गणजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है योध्य गणजाति। क्योंकि योध्य गणजाति का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि राजस्थान के उत्तरी राजस्थान के इलाकों में और पंजाब वाले इलाकों में ये जो जाति निवास करती थी उसको लेकर इतिहास में अलग अलग वक्तव्य भी आए हैं। इस गणजाति के बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त होने के कारण यह माना जाता है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में निवास करती थी। ठीक है, तो इस योध्य गणजाति के बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज अपना पॉइंट होगा योध्य गणजाति। क्योंकि देखो राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राजस्थान के उत्तरी भागों में निवास करती थी। योध्य गणजाति, इससे पहले अपन ने मालव गणजाति के बारे में पढ़ा था, आज अपन पढ़ रहे हैं योध्य गणजाति के बारे में। ठीक है, योध्य गणजाति देखो जब भी अपन कोई चीज पढ़ते हैं तो पहले तो बात ये कहां पर निवास करते थे। तो योध्य गणजाति के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये गणजाति कहां निवास करती थी, तो ध्यान रखना राजस्थान में तो उत्तरी राजपूताना, अपन कह सकते हैं क्या, उत्तरी राजपूताना। अब ये जरूरी थोड़ी केवल ये राजपूताना में निवास करती थी, ये राजपूताना के अलावा पंजाब वाले इलाकों में भी निवास करती थी। तो उत्तरी राजपूताना में मुख्यतः कौन से जिले, ये जरूर ध्यान रखना आप, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन कौन से जिले, हनुमानगढ़ व गंगानगर। इसी कारण इन दोनों को जो उत्तरी राजपूताना जो क्षेत्र है उसे योध्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योध्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर योध्य गणजाति निवास करती थी, इसी कारण इस क्षेत्र को योध्य क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये और कहां पर निवास करती थी, तो दक्षिणी पूर्वी पंजाब, दक्षिणी पूर्वी पंजाब में निवास करती थी। मैं मोटे तौर पर अगर मैप से बताऊं आपको तो ध्यान रखना ये आपकी योध्य गणजाति कहां निवास करती थी, देखो ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, अब जो योध्य गणजाति थी वो सतलज और यमुना के मध्य वाला भागों में निवास करती थी। तो ये सतलज है आपकी, ठीक है, और ये आपकी यमुना, तो इसके मध्य वाले भागों में निवास करती थी। यानी इन वाले भागों में वो क्या करती थी, निवास करती थी। कौन सी गणजाति, योध्य गणजाति। क्योंकि देखो इसके निवास क्षेत्र के लिए इतिहासकारों ने सिक्कों की प्राप्ति के आधार पर यह निर्धारित किया है कि यह गणजाति मुल्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यूपी तक विस्तृत थी। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में निवास करती थी। लेकिन यह मोटे तौर पर यह माना जाता है कि उत्तरी राजपूताना और दक्षिणी पूर्वी पंजाब, क्योंकि देखो ये उत्तर में आपका राजस्थान का जो इलाका है वो, और दक्षिणी पूर्वी पंजाब वाला इलाका, यहां पर ये क्या करती थी, मुख्य रूप से निवास करती थी। ठीक बात है। अब बात करते हैं अपन इसकी राजधानी की। तो इस गणजाति कोई ना कोई राजधानी रही होगी। ठीक है, राजधानी के लिए महाभारत में कहा गया है कि महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी बहुधानय क्षेत्र थी। बहुधानय क्षेत्र यानी आधुनिक हरियाणा का रोहतक। आधुनिक हरियाणा कौन सा, रोहतक, इनकी क्या थी, राजधानी थी। यानी योध्य गणजाति की राजधानी क्या रही है, तो राजधानी रही है, महाभारत के अनुसार बताया गया कि ये बहुधानयी क्षेत्र में निवास करते थे, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो, उपजाऊ भूमि हो और बड़ी मात्रा में फसलों की पैदावार हो। तो बहुधानयी क्षेत्र में निवास करती थी। और ये आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं, उनका मानना है कि ये इलाका रोहतक क्षेत्र में है। कहां पर, हरियाणा वाला जो रोहतक क्षेत्र है वो ही इनकी क्या है, राजधानी रही है। और यहां पर ध्यान रखना रोहतक ही इन योध्य गणराज्य की टकसाल भी थी। यहां पर यानी योध्य गणराज्य की टकसाल भी कहां पर स्थित थी, योध्य इसमें रोहतक में स्थित थी। लेकिन कनिंघम का मानना है
कनिंघम इसे यौध्य गणराज्य का राज्य कहां मानते हैं? जोहियाबाद में मानते हैं। कहां पर? मुल्तान। कनिंघम क्या कहते हैं कि यौध्य गणराज्य का राज्य कहां पर था? जोहियाबाद में था। कहां पर? जोहियाबाद में था। और ये जोहियाबाद कहां पड़ता है? मुल्तान में। यानी पाकिस्तान का जो पंजाब वाला इलाका है ना, चूंकि अपन वही बात कर रहे हैं पंजाब की, तो उनका ये मानना है कि जो कनिंघम कहते हैं कि यौध्य गणराज्य का राज्य कहां पर फैला हुआ था? जोहियाबाद में, और भारत के पंजाब वाले इलाकों में फैला हुआ था। तो हो सकता है कि यहाँ वहां तक फैला हुआ हो, क्योंकि मुल्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक यौध्य गणराज्य क्या मिले हैं? बड़ी मात्रा में ताम्र सिक्के मिले हैं। ठीक है, और उन पर कुछ इसी प्रकार के शब्द जैसे बहु योद्धा नाम बहुधाना क्षेत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार के योद्धा नाम जय शब्द लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार के कुछ अक्षर लिखे होने के कारण ये पता चलता है कि इस गणजाति का क्षेत्र यूपी से लेकर सहारनपुर, यूपी से लेकर मुल्तान तक फैला हुआ था। यानी इतने बड़े क्षेत्र में ये निवास करती थी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि योद्धे गणजाति का सर्वप्रथम उल्लेख, योद्धे गणजाति का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि द्वारा रचित, पाणिनि द्वारा कृत या रचित अष्टाध्यायी योद्धे गणजाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? तो सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में हुआ है। और इस पाणिनि ने इस योद्धे गणजाति को एक क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया। किसमें? क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया है, तथा इन्हें आयुधजीवी वर्ग कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाणिनि ने इन्हें क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया व इन्हें आयुध जीवी गण बताया। क्या बताया है? आयुध जीवी गण बताया है। तो ये जरूर ध्यान रखना, योद्धे गणजाति को सर्वप्रथम उल्लेख, योद्धे गणजाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया है। और इसमें इनका उल्लेख करते हुए क्या कहा है कि ये क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। किस वर्ग से संबंधित थे? यानी योद्धे गणजाति क्या थी? एक क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थी। और इन्हें क्या कहा है? इन्होंने आयुधजीवी गण कहा है। क्या कहा है? ये आयुधजीवी गण थे। ठीक बात है। अब देखो ध्यान रखना, इस वाले इलाकों में, ये जो इलाके यहां पर कुषाण सत्ता रही है। क्या रही है? कुषाण सत्ता। क्या रही? कुषाण राज्य रहा। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में कुषाण सत्ता रही थी। इसी कुषाण सत्ता का उन्मूलन किसने किया? योद्धे गणजाति ने किया। किसने किया? योद्धे गणजाति ने किया, और अपने नए सिक्के जारी किए, तथा उन पर क्या लिखा हुआ था? योद्धा नाम गणस्य जय, यानी योद्धे गण की क्या हो? जय हो। इसी कारण तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी इनको क्या कहा गया है? क्षत्रियों में सर्वाधिक वीर कहा गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। ये तो था आपका योद्धे का क्षेत्र। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि योद्धों का उल्लेख जब महाभारत में किया गया, तो यह माना जाता है कि जो योद्धे थे ये युधिष्ठिर के वंशज माने जाते हैं। किसके? युधिष्ठिर के वंशज। जैसे अर्जुनाइन जाति है वो अर्जुन का वंशज मानी जाती है, इसी प्रकार योद्धों को किसका वंशज माना गया है? युधिष्ठिर का वंशज माना गया है। क्योंकि अपन अर्जुनाइन जाति आगे पढ़ेंगे, अर्जुनाइन गण जाति के बारे में। तो देखिए, योद्धों का उल्लेख जब महाभारत में हुआ तो महाभारत के अनुसार योद्धे युधिष्ठिर के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? युधिष्ठिर के वंशज माने जाते हैं। युधिष्ठिर से योद्धे बन गया है। ठीक है, ये महाभारत के अनुसार है। ठीक है, अब बात आती है जब योद्धों ने
कुषाण सत्ता का यहां से उन्मूलन किया, तो उसके बारे में। तो यौध्य ने उत्तरी भारत से कुषाणों को परास्त करके भारत से बाहर खदेड़ा। और अपने नए सिक्के जारी किए। क्या किए? नए सिक्के जारी किए। क्या करके? कुषाण सत्ता का उन्मूलन करके कुषाणों को परास्त किया और उत्तरी भारत से उनको यहां से क्या कर दिया? खदेड़ दिया, यहां से परास्त करके बाहर खदेड़ दिया। और उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किए? नए सिक्के जारी किए। जब ये सिक्के जारी किए तो इनकी विजयों का उल्लेख उन्होंने क्या किया? कुछ ना कुछ तो अपन अंकित करते हैं उस उपलक्ष्य में। तो इन्होंने क्या किया? उन सिक्कों पर कुछ ना कुछ लेख लिखे। और इन सिक्कों पर क्या अंकित है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या अंकित है? योद्धे गणस्य जय। योद्धे गणस्य जय। और क्या लिखा हुआ है? भागवत योधे, भागवत योधस्य योधे। क्या लिखा हुआ है? भागवत योधे, यानी योद्धे गणस्य जय, यानी योद्धे गण की क्या हो? जय हो। एक विजय का संकेत है। ठीक है, भागवत योधे लिखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार के इन्होंने क्या लिखे? इस प्रकार के अंकित वाले सिक्के जारी किए, यानी इस प्रकार के मुद्रण वाले सिक्के जारी किए। ठीक है, इसी चीज का उल्लेख कौन करता है? शक शासक रुद्रदामन भी करता है। इससे ये पता चलता है कि योद्धे एक युद्ध प्रिय जाति थी। इसी कारण यह कहा गया है कि योद्धे गण जाति युद्ध प्रिय होने के कारण इन्होंने किसका? कार्तिकेय और चामुंडा की उपासना करते थे। यानी योद्धे युद्ध प्रिय होने के कारण ये कार्तिकेय व चामुंडा की उपासना करते थे। किसकी? कार्तिकेय और चामुंडा की उपासना करते थे। कौन? योद्धे। यानी ये चीज भी ध्यान रखना भाई, योद्धे गण जाति युद्ध प्रिय थी। जब युद्ध प्रिय थी तो इन्होंने किसकी उपासना की? क्योंकि आपको पता है कोई भी ना कोई जनजाति जो युद्ध राजपूत युद्ध प्रिय थे तो ज्यादातर शक्ति की उपासना करते थे। शक्ति की उपासना के साथ साथ महाकाल की उपासना करते थे। ठीक है, मेवाड़ का जो वंश रहा है वो किसकी उपासना करता था? तो आपके एकलिंग महाराज की उपासना करता था, साथ में शक्ति की उपासना भी करते थे। चित्तौड़ के दुर्ग में आपको पता ही होगा बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो शक्ति की उपासना से संबंधित थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संकेत है वो किसकी ओर जाते हैं कि ये जनजाति थी, जो गण जाति थी वो क्या थी? एक युद्ध प्रिय थी, युद्ध करने में क्या थी? दक्ष थी। इसके लिए एक सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रमाण क्या था? शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस जाति के बारे में सही तरीके से बात बताता है। तो शक शासक, शक क्षत्रप, क्षत्रप बोल दो या शक शासक ही बोल दो आप। शक शासक रुद्रदामन, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में योद्धे गण जाति को सर्व क्षत्राविष्कृत वीर, सर्व क्षत्राविष्कृत वीर कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्व क्षत्राविष्कृत वीर कहा गया है। क्या कहा गया है? सर्व क्षत्राविष्कृत वीर कहा गया है। यानी
क्षत्रिय जाति में सबसे ज्यादा वीर प्रधान जाति कौन सी थी? आपकी कौन सी? योद्धेगण जाति। ये जरूर ध्यान रखना। शक शातक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, उस जूनागढ़ अभिलेख में योद्धेगण जाति को क्या कहा गया है? सर्वक्षत्रांतक वीर, विस्कृत वीर कहा गया है। सर्वक्षत्रांतक विस्कृत वीर कहा गया है। यानी इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा क्षत्रियों में सबसे वीर, क्षत्रियों में सबसे वीर आदर प्राप्त, यानी क्षत्रियों में सबसे वीर आदर प्राप्त जाति कौन सी थी? आपकी योद्धेगण जाति थी। यानी योद्धेगण जाति के बारे में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, योद्धेगण जाति के बारे में कौन सा शिलालेख या कौन सा अभिलेख उन्हें सर्वक्षत्रांतक विकृत वीर की उपाधि देता है? तो कौन सा देता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी रुद्रदामन ने क्या किया? बाद में जाकर योद्धेगण जाति को बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया। खुद ये कहता है, रुद्रदामन ये कहता है कि इस अभिलेख में खुद ही कहता है कि इस जनजाति को मैंने, इस जाति को मैंने बड़ी कठिनाई से क्या किया? प्राप्त किया। तो इस चीज का पता चलता है कि योद्धेगण जाति को प्राप्त किसने किया? रुद्रदामन ने। तो पता चलता है कि रुद्रदामन ने योद्धेगण जाति को बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया। यानी ये आसानी से हारने वाले नहीं थे, इसलिए तो इन्होंने अलग अलग उपाधियां धारण की, अपने सिक्कों पर ये उपाधियां दी। योद्धे गणस्य जय भागवत योधे सर्व, खुद रुद्रदामन इनको क्या कहता है? सर्व छत्र विकृत वीर की उपाधि देता। यानी क्षत्रियों में सबसे वीर आदर प्राप्त करने वाली जाति कौन सी थी? आपकी योद्धेगण जाति थी। इसी कारण रुद्रदामन ने योद्धेगण जाति को बाद में जाकर बड़ी कठिनाई से क्या किया? प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार योद्धेगण जाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और भी चीजें थी। अब बात करेंगे इसके बाद में योद्धेगण जाति के बारे में, जो सिक्के कहां से प्राप्त हुए, क्योंकि योद्धेगण जाति के कुछ मोहरों के यानी मोहरों के जो ढेर और सिक्के भी प्राप्त हुए अलग अलग जगह पर, उनके बारे में अपन जानेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। यस, तो ये तो था आपका। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं योद्धेगण राज्य के बारे में, जिनमें अपन सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्के और उनकी कुछ मोहरें भी मिली हैं, तो उनके बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। कुछ ज्यादा जानकारियां हैं नहीं इनकी, क्योंकि इनको सिक्कों के अध्ययन के आधार पर ही इनका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, योद्धेगण राज्य संबंधित लुधियाना से, कहां से? लुधियाना से एक मोहर मिली है, जिस पर योद्धा नाम जनमंत्र धराणाम ये उपाधि लिखी हुई है। यानी योद्धा नाम जनमंत्र धराणाम नामक एक उपाधि लिखी हुई है। यह मंत्र लिखा, एक तरह का वाक्य लिखा हुआ है, किस पर? लुधियाना से प्राप्त हुई एक मोहर पर, जिस पर लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है विजय का मंत्र धारण करने वाला। क्या लिखा हुआ है? विजय का मंत्र धारण करने वाला। यानी लुधियाना से एक मोहर मिली है, इस मोहर पर योद्धा नाम जनमंत्र धराणाम लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है विजय का मंत्र धारण करने वाला। इस वाक्य से भी यह पता चलता है कि योद्धेगण जाति एक युद्ध प्रिय गण जाति थी। ठीक है, इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है इसके योद्धेगण जाति के सिक्के। मैंने पहले बताया इनके सिक्के सहारनपुर से लेकर, सहारनपुर यूपी से लेकर कहां तक मिले हैं?
मुल्तान तक। कहां तक मिले हैं? मुल्तान तक मिले हैं। सहारनपुर यूपी से लेकर मुल्तान तक मिले हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मात्रा में इनके सिक्के मिले हैं। उत्तरी राजस्थान से भी इनके सिक्के मिले हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पे इनके सिक्कों के ढेर मिले हैं, सिक्कों के ढेर, सिक्कों के ढेर कहां कहां से मिले हैं तो वो ध्यान रखना आप। एक तो आपका जोहियाबाद, जो कनिंगम इसको प्रारंभिक राज्य मानता है। एक इनका सोनीपत से, एक इनका कहां से? करनाल से। इनके सिक्कों के ढेर मिले हैं। कहां कहां से? जोहियाबाद से, सोनपत से और करनाल से इनके क्या मिले हैं? सिक्कों के ढेर मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह भी है, तो इनके मुहर डालने के सांचे, इनके मुहर डालने के सांचे प्राप्त हुए हैं। और वो कहां से प्राप्त हुए? तो खोकर पोर्ट से। कहां से प्राप्त हुए? खोकर पोर्ट से। ठीक है, यानी मुहर डालने के सांचे, क्योंकि अभी अपन ने एक ऊपर मुहर पड़ी थी, वे लुधियाना से एक मुहर मिली है जिस पर क्या लिखा हुआ है? योद्धा नाम जनमंत्र धारण नाम लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है विजय का मंत्र धारण करने वाला। इसी प्रकार इनके गणजाति के जो सिक्के मिले वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लेकर मुल्तान पाकिस्तान तक मिले हैं। इन बड़े क्षेत्र में निवास करती थी। इनके सिक्कों के मुख्यतः जो ढेर है, बड़ी बड़ी मात्रा में जो ढेर मिले हैं वो कहां कहां से मिलते हैं? जोहिदाबाद से, जोहियाबाद जो पाकिस्तान में मुल्तान वाले इलाकों में, सोनपत से मिलते हैं, यानी सोनीपत हरियाणा से और करनाल हरियाणा से इनके सिक्के मिलते हैं। इसके अलावा कम, इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में उत्तरी राजस्थान से भी योद्धा गणजाति के सिक्के मिलते हैं, जिन पर योद्धा नाम बहुधानस्य, ठीक है, इस प्रकार के योद्धा नाम गणस्य, गणस्य जय, इस प्रकार के लेख लिखे हुए हैं। तो मुहर डालने के सांचे कहां से मिले हैं इस गणजाति के? योद्धा गणजाति के मुहर डालने के सांचे कहां से मिले हैं? तो वो आएगा आपका खोकर पोर्ट से। कहां से मिले? खोकर पोर्ट से। इसके अलावा सिक्के डालने के सांचे, सांचे कहां से मिले हैं? तो सुनेत से मिले हैं। कहां से मिले हैं? सुनेत से। तो इस प्रकार ये दो चीजें जरूर ध्यान रखना। एक तो योद्धा गणजाति के मुहर डालने के सांचे कहां से मिले? खोकर पोर्ट से मिले हैं। सिक्के डालने के सांचे कहां से मिले? सुनेत से मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिक्कों पर जो नाम उल्लेखित हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले ध्यान रखना, योद्धा नाम, बहुधानस्य, ठीक है। इसके अलावा योद्धा गणस्य जय, योद्धा गणस्य जय। इसके अलावा क्या मिला है? भागवत योधेनम, भागवत योद्धा नाम। इसके अलावा इसकी मोहरों पर योद्धे जनमंत्र धारणाम, योद्धे जन मंत्र धरणाम, धराणाम, इस प्रकार के वाक्य उल्लेखित है। यानी योद्धे बहुधानस्य, चूंकि राजस्थान में मिलने वाले सिक्कों पर भी इसके इसी प्रकार के लेख मिले हैं। योद्धे गणस्य जय, ठीक है। इसके अलावा भागवत योद्धा नाम, योद्धे जनमंत्र धरणा नाम, ठीक है। इस प्रकार के जो लेख मिले हैं वो इसके विजयों की उल्लेख करते हैं और इसको एक युद्ध प्रिय जाति भी बताते हैं। आपसे सीधा एक क्वेश्चन कर लेगा क्या, योद्धा गणजाति के सिक्कों पर किस प्रकार के लेख मिले हैं? तो कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, योद्धा नाम बहुधानस्य, योद्धा नाम गणस्य जय, भागवत योद्धा नाम, योद्धे जनमंत्र धरणा नाम, क्योंकि इन सब में युद्ध 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 आ रहा है। तो इसका मतलब ये योद्धा गणजाति के सिक्कों पर लिखे गए लेख हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना भाई, लुधियाना से एक मोहर मिली है जिस पर क्या लिखा हुआ है? योद्धा नाम जनमंत्र धरणा नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा रुद्रदामन का, शासक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें योद्धे को क्या उपाधि दी गई है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सिक्कों के ढेर कहां से मिले हैं? जोहियाबाद, सोनपत और करनाल से मिले हैं। मोहर डालने के सांचे कहां से मिले हैं? योद्धा गणजाति के तो खोकर पोर्ट से मिले हैं। और सिक्कों के डालने के सांचे कहां से मिले हैं? तो सुनेत से मिले हैं। इस प्रकार ये थी आपकी योद्धा गणजाति। योद्धा गणजाति का अपन ने एक पॉइंट क्लियर किया है, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो अगला पॉइंट होगा वो अर्जुनाइन जाति के बारे में होगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, खमा गढ़ी।